बहुत स्वागत है वाजिद साहब आपका। शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि रामजी लाल सुमन जी की तबीयत में तेज़ी से सुधार हो, वो फिर से जनता के बीच में आएँ। बहुत ही आला दर्जे के नेता हैं और अलग अलग समय पर उन्होंने किसी भी पार्टी से ऊपर उठ कर के लोगों का मार्गदर्शन भी किया है, अपने सुझाव दिए हैं और सरकारों ने माना है। वो कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, गठबंधन की सरकारें रही हो। वाजिद साहब, आपको समाजवादी पार्टी के तरफ से यहाँ पर सवाल जवाब और जनता की उम्मीदों के लिए आपके सीनियर्स ने भेजा है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2022 में बाइसिकल और 12 में वो उम्मीद की साइकिल थी, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और 17 से 22 के बीच का जो दरमियानी वक्त रहा है, इसमें हवा क्यों निकली थी? मतलब कमबैक तो होना चाहिए था, जैसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। फिर क्या हुआ कि उम्मीद की साइकिल और फिर 22 में बाइसिकल? भाजपा का झूठ जो 12 से 17 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, आज आप जहां बैठे हैं आप अपने सामने ही देख रहे हैं। कितना खूबसूरत एक्सप्रेसवे जो आगरा और लखनऊ के लिए बनाया गया। इस आगरा जैसे शहर में ताजमहल के 500 मीटर का क्षेत्र जो पेरिस बनाने का काम किया गया, आपके पीछे मुगल म्यूजियम बनाने का काम किया गया, जिसका नाम तो बदल दिया, लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार ने एक ईंट उसमें लगाने का काम नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, हम जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। और भाजपा का झूठ सर चढ़ के बोला, जो उन्होंने झूठे वादे करे, जो झूठे सपने जनता को दिखाए, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, गंगा जमुना साफ कर देंगे, पिटारे जो खोले थे रोजगार से लेके महिला सुरक्षा से लेके, वो सब वादे इनके खोखले साबित हुए। ये लोग एक्सपोज हो गए, ये झूठे साबित हो गए। आज आप अपने चैनल के माध्यम से कहीं निकल जाइए और जनता से सवाल कीजिए, सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी कि भाजपा का मतलब झूठ। ये झूठों की सरकार है। सरकार तो समाजवादी पार्टी की 12 में जब बनी और आपने कह दिया कि 17 में चूंकि बीजेपी का जो प्रचार था या जो आपकी नजर में वो जो झूठ था, मेरी नजर में नहीं एक्सपोज होगा, जनता की नजर में। मैं आपकी नजर का सहारा लूंगा जी। मैं अगर कहूंगा तो वो फिर जनता कहेगी कि नहीं, अभी ये सपाई हो गए हैं जी, कह सकते हैं, है ना। अगर कांग्रेस के सज्जन बैठे थे वो होता तो कहते नहीं ये पुराना खांटी कांग्रेसी है जी। तो हम पत्रकारों के सामने बड़ी मुश्किल हो गई है कि आप तुरंत हमारे ऊपर एक चिंगम चिपका देते हैं। तो हमें भी बचना है भाई साहब। देखिए, नेताजी की भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी आज की नहीं है। और 90 के दशक में जब नेताजी ने इसकी नींव डाली थी, नेताजी भी आए फिर नहीं आए, आते रहे जाते रहे। 2002 से लेकर के और 7 तक उनकी सरकार थी। तब क्या हुआ था? क्योंकि हमें पुराना भी देखना पड़ेगा। अगर 12 से 17 के बाद बीजेपी का झूठ आया तो 2002 से और 7 के बाद फिर मायावती भी आई थी। अब आप पिछले पन्ने खोलोगे तो ऐसे तो भाजपा भी पूरे देश में 2 सीटें जीतती थी। हाँ, मैं नहीं, इसलिए क्योंकि ये हमारे जब और पर्चे और लेटेस्ट आओगे तो जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी तो भाजपा की 44 सीटें थी। तो पर्चे खोलोगे तो ये भाजपा के ही काले चिट्ठे निकलेंगे और किसी के नहीं निकलेंगे। और किसी के नहीं निकलेंगे। मतलब मायावती जी का 15 साल और कांग्रेस का वनवास में भाजपा रही, और अब के जो इन्होंने कुकर्म किए हैं ना इस सरकार में, ये 30 साल नहीं आएगी अब सरकार में। नहीं, वो ठीक है, वो तो जनता के हाथ में किसको चुनती है किसको नहीं, हमें उससे कोई नहीं। समझे, ये जनता ही जिताएगी। जनता ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रही है, जनता ही समाजवादियों को जिता रही है, जनता ही भाजपाइयों को जवाब दे रही है, जनता ही इनके झूठ को एक्सपोज कर रही है, जनता ही समझ रही है कि ये झूठों की सरकार है। ये श्लोक हमारा नहीं है, ये जनता का श्लोक है कि भाजपा का मतलब झूठ। जिस बात को हम अभी जनता के बीच में जा करके और समझने की कोशिश कर रहे थे, मैं उन सवालों के जवाब आपसे लेना चाहूँगा। जैसा एक हमारे साथी की दिक्कत थी कि ओबीसी के लिए या एससी के लिए उस तरह से काम नहीं हुआ, ख़ास तौर से स्कूलों में, कॉलेजों में,
और तमाम उनकी पढ़ाई को लेकर के जो दिक्कतें थीं, समाजवादी पार्टी के पास प्लान क्या है? मतलब किस तरीके से आप ऐसा काम करेंगे जिससे उनकी समस्या का निदान मिले? देखिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और जो उन्होंने कहा, इस देश में अगर जो कोई नेता है जो अपनी बात पर खरे उतरे, जो कहा वो करके दिखाया, उसका सबूत है कि 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमने लैपटॉप बांटेंगे, 20 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया। उन्होंने क्या कि हम कन्याधन देंगे, कन्याधन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे, 56 लाख महिलाओं को प्रदेश के अंदर उन्होंने विधवा पेंशन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, तो आप देख लें कि जिसका 100 नंबर का नाम तो बदल दिया लेकिन उसकी व्यवस्थाएं खराब कर दी, वो देने का काम किया। एम्बुलेंस, कहीं हमारी बहन बेटी कहीं देहात में जहां उसको इलाज नहीं मिलता था, जो उसे पीड़ा होती थी, एम्बुलेंस देने का काम किया। जो 15 मिनट में उसके घर पहुंचने का काम एम्बुलेंस करती थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया। तो ऐसा कोई वादा नहीं जो उन्होंने पूरा ना किया हो। और आज फिर 2022 में उन्होंने वादा किया है कि हम अगर जो बिजली 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेंगे, हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे, हम लैपटॉप देने का काम करेंगे, हम 10 लाख नौकरी पर साल देने का काम करेंगे। अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो जनता को भरोसा है कि वो अपनी बात पर खरा उतरेंगे और अपनी बात को पूरा करने का काम करेंगे। हमने बात सुनी वाजिद साहब की, और जो वादे हैं, इरादे हैं, जाहिर सी बात है कि जब वो सामने आते हैं तो लोगों से भी हम इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ पे हुई, क्यों हुई। ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है कि जो बीत गया सो बिसार दो और आगे की सुध लो, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो बातें यहाँ से कही जा रही हैं, जो वादे हैं, वो बनस्पत बीजेपी के या कांग्रेस के या बसपा के ज़्यादा मुफीद हैं जनता के लिए? नहीं, जो अभी वाजिद भाई जो बातें की वो बिल्कुल सत्य कही जा रही हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी काम करने का वादा करती है। एक्सप्रेस वे जो पीछे बना हुआ है, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पूरे 5 सालों में बनकर तैयार हो पाया है। मात्र पूरा भी नहीं हुआ, मात्र 5 किलोमीटर पूरे 5 साल में। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार कामों को लेके बहुत पीछे है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत नौजवान भी देख रहे हैं। इसलिए नौजवानों को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी सबसे बेस्ट है। देखिए, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगरा की समस्याओं का भी आपके टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। आगरा ने भाजपा को 9 विधायक दिए, 2 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद, 1 मेयर, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष। कोई भी भाजपा का कोई भी समर्थक हो, मैं तो एक छात्र हूँ, छात्र के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक काम, कोई विश्वविद्यालय, कोई हॉस्पिटल, कोई रोड ऐसा बनाया हो, कोई ऐसा अल्टीमेट काम किया हो भाजपा ने जो लोगों को दिखा सके। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है, जनता के बीच से हिंदू मुसलमान की बात आ गई है, हम इस पर भी सवाल करेंगे। आप बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आगरा ग्रामीण विधानसभा का निवासी हूं और मेरा गांव धनौली है। उस धनौली ग्राम पंचायत में आज 3 महीने से क्षेत्रीय लोगों, वहां की जो जन समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर रोड पे बैठे हुए, इतनी सर्द भरी रात में वहां क्षेत्रीय लोग रात में अलाव के सहारे से रात गुजारते हैं। बीजेपी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, वहां की विधायक हेमलता दिवाकर है, एक भी दिन वहां क्षेत्रीय लोगों की, जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की। ये बीजेपी सरकार का नकारा रूप है और वो विकास से दूर रहना चाहती है। और जो भी समस्याएं, छात्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन समस्याओं से उन्होंने पूरे आगरा की जनता को वंचित कर दिया गया है। और ये आगरा की जनता 2022 में इस समस्याओं का जो उन्होंने इस तरह से क्षेत्रीय जनता जूझ रही है, उनका जवाब 2022 में विधानसभा चुनाव में देंगे। ठीक है, आप बताइए कि किस तरीके से जो समस्याएं हैं, खासतौर से आगरा की, अगर आप समस्या रखना चाहते हैं तो आगरा की रखिए। आज हम आगरा में हैं, ब्रज की रखिए। सर, पहली बात तो ये है कि आप हमें कोई उम्मीद दे रहे हो, फिर आप उस उम्मीद पे, मतलब आपको पता ही नहीं हमने क्या बोला है, सब झूठ है, मान के चलो, तो आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमसे ना पूछे, आप अपनी नहीं, आप एंकर हो, आप टीवी चला रहे हो, इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, आप ये बताओ क्या करोगे? हमारी उम्मीद इस बार है, साइकिल है
और इस बार पूर्ण बहुमत से साइकिल को विजय बनाएंगे और आगरा को अपने उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 शहर बनाएंगे। ठीक है, बहुत तो बढ़िया। आगरा की जनता की ये उम्मीदें हैं बाजी साहब, वजन बढ़ता जा रहा है जनता की उम्मीदों का आपके बिल्कुल, ऊपर। मैंने कहा ना कि जनता ही बना रही है। हाँ। जनता ही भाजपा को जवाब दे रही है। ये जनता ही इनको आईना दिखाने का काम कर रही है झूठों की सरकार को। एक चीज चूंकि जनता के बीच से ही आई, मैं लेके आता ना आता वो अलग बात थी, लेकिन हिंदू मुसलमान का जिक्र आ गया। मथुरा का जिक्र हाल में हुआ और ख़ासतौर से ये देखा जाता है कि जब हिंदू मुसलमान होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा एक ही तरफ जाता है, उसका फ़ायदा दूसरी तरफ आता है। मतलब 90 के दशक में अगर आप देखें तो जब ढांचा गिरा तो उसके बाद एक वोट जो इंटैक्ट हुआ मुस्लिम वोट बैंक, उसकी वजह से बहुत अलग अलग सरकारें बनी। 2014 के बाद से समीकरण बदला और हिंदुआना एक हुआ। तो आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान इस चुनाव में फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर गिर रहे हैं। सिर्फ एक ही फैक्टर है, विकास, रोजगार, नौकरी, पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग मरे, किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया, ये सरकार, इनके जनप्रतिनिधि घरों से ढूंढे से नहीं मिले। बीवी ने पति को जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो मुंह से ऑक्सीजन दी, बेटी ने अपनी माँ को ऑक्सीजन दी। वो आप जैसे चैनल और मीडियम के माध्यम से ही लोगों को पहुंचने का काम हुआ। लोगों ने देखा, रूहें कांप गई लोगों की, दवाई नहीं मिली, इलाज नहीं मिला और ये सरकार अपनी मस्ती में मस्त रही। जनता तैयार बैठी है इनको जवाब देने के लिए। शमशान घाट जो इनका सबसे भाजपा का प्रिय विषय, कब्रिस्तान और शमशान घाट, उस कब्रिस्तान और शमशान घाट पे भी 14-14, 15-15 घंटे वेटिंग थी। लोग अपने लोगों को रोडों पे लेके डेड बॉडियों को वेटिंग में 15-15, 16-16 घंटे रहे हैं। लेकिन वाजी साहब इसका वहां पे भी लाइन लगवा दी इन्होंने। इसका एक जवाब तो वाजी साहब को देना चाहिए। देखिए, जब कोरोना महामारी आई तो ऐसा नहीं है कि वो आगरा में या उत्तर प्रदेश में थी, देश भर में थी और दुनिया भर में थी। अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देश तमाम एक ऐसे थे जहां पर इसी तरीके की स्थिति थी। लाखों लोगों की जान गई है दुनिया भर में, करोड़ों लोगों की जान गई है दुनिया भर में। ऐसे में जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि 22 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी वैक्सीन आएगी तो हम लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, लगवाना मत। और हकीकत यह है कि अभी ओमिक्रॉन है। अगर वैक्सीनेट, मेरे ख्याल से सभी के पास डबल वैक्सीनेटेड होगी। नहीं, मैं एक बात कहता हूं, पहले मेरे बात पूरी होने दीजिए। अभी डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं, क्या वैक्सीन से फायदा नहीं हुआ? बयान नहीं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की वैक्सीन होगी, लेकिन उसका अर्थ ये था, जिस तरीके का ये भाजपा के लोग ढिंडोरा पीट रहे थे, ये हर चीज का इवेंट बनाते हैं, हर चीज का महोत्सव बनाते हैं, ये उस पे कटाक्ष था। क्योंकि वैक्सीन अगर जो उसका श्रेय जाता है तो हमें देश के वैज्ञानिकों को जाता है, उनको हमें श्रेय देना चाहिए, हम भाजपा को श्रेय नहीं देंगे। आप मत ये वैज्ञानिक भाजपा ने पैदा नहीं करे थे। ये लैबें, जिन लैबों में टेस्टिंग हुई, जिन लैबों में चीजें बनी, ये भाजपा की बनाई भी नहीं थी। तो उनके इवेंट बनाने पे कटाक्ष था। एक सवाल, उनके इवेंट जो वो उसको महोत्सव बना रहे थे, उस पे कटाक्ष था। मैं वाजिद साहब की बात पे एक जनता से ईमानदार जवाब चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर व्यक्ति अपनी तरह से पढ़ाई लिखाई करके, डिग्री लेकर के किसी ना किसी क्षेत्र में जाता है। कोई साइंटिस्ट स्पेस का बनता है, कोई MBBS करता है, डॉक्टर बनता है। हमारे जो बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने हमारे वैक्सीन, हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन इजाद हुई, किसी को दो राय नहीं थी। लेकिन क्या वाजिद साहब की इस बात को केवल मान ले कि अगर कोई महोत्सव बना करके कर रहा है? आज डबल वैक्सीनेटेड है, 150 करोड़ वैक्सीन लगी पर है। लाखों लाशें गिर गई, लाखों दुनिया में लाखों लाश, लाखों लाशें नहरों में बहा दी गई। एक सवाल, आप उत्सव बनाओगे, समाजवादी पार्टी का उत्सव बनाओगे, समाजवादी पार्टी की वैक्सीन आए नदियों में तभी लगवाना है। क्या ये बात कहनी थी? मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के, उनकी कब्रों पर से उनके कपड़े खींच लिए, उसका आप महोत्सव बनाओगे? ये भाजपा के लोगों ने लाश पे महोत्सव बनाए, आप कह रहे हैं लोगों के दुख पे महोत्सव बनाए। वैक्सीन को लेकर के जो बात हुई कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब वैक्सीन लगवाना, समाजवादी वैक्सीन लगवाएंगे, ये बात उचित थी या नहीं थी अखिलेश जैसे नेता के मुंह से? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में पूरे इंडिया में, जैसे आपने कहा, जो माहौल था, शायद पूरे इंडिया में किसी राष्ट्रपति, किसी मुख्यमंत्री ने
ये बयान नहीं दिया होगा कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऑक्सीजन के बिना मृत्यु हुई है। जो हमारे देश के गृह मंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के बिना कोई मृत्यु नहीं हुई, ये आप भी को भी पता है और सबको पता है ऑक्सीजन के कारण कितनी मृत्यु हुई। ये सबसे बड़ा सवाल है, ना कि वैक्सीन का सवाल है। वैक्सीन एक दवा थी और वैक्सीन जिस तरह से घरों में लाशें गिर रही हैं और वहाँ पे आप उस घर के बाहर ढोल नगाड़े के साथ आप वैक्सीन का उत्सव मना रहे हैं, ये कहाँ से? जिसके घर से परिवार के लोग जाते हैं उस दर्द से पूछिए, जिनके घर से ऑक्सीजन से आदमी मरा है, और आप लिखित में बयान दे रहे हो कि ऑक्सीजन से कोई आदमी नहीं मरा है। इसका दोषी हम किसे माने? आगरा के अंदर एक इतने बड़े हॉस्पिटल ने कितने कोरोना के मरीजों को मार दिया, और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन ये कह रहा है कि ये हॉस्पिटल सही है। क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई करी होगी? ठीक है, तो ये 22 जनता लोग का मरे, अपनी तरफ 22 से लोग जी 5 मिनट की करके 22 लोगों को मार दिया उस हॉस्पिटल ने। 22 लोग मरे एक साथ, एक झटके। ये यहीं की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम चला है, दुनिया ने इसकी त्रासदी देखी। हमारे देश में हमारे अपने बहुत सारे लोग चले गए। इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल और है समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर पे। अच्छा खासा तो चुनाव चल रहा था बाजी साहब, अब ये जो जिन्ना का जिक्र आया वो भी अखिलेश जी ही लेके आए, उससे पहले ये मसला था नहीं। देखिए, ये पसंदीदा टॉपिक भाजपा वालों का है। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही 2-3 अल्फाज पसंद है बोलना। वो जनता की बात नहीं करेंगे, नौकरी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, वो रोजगार की बात नहीं करेंगे। उन्हें ये टॉपिक ये उनके हैं, ये हमारे टॉपिक नहीं है, ये भाजपा के टॉपिक हैं। ये 3-4 अल्फाज उन्हें इतने पसंद हैं कि अगर जो वो सुबह से शाम तक जब तक 100 बार न इन टॉपिक इनके नाम ना ले लें, उनकी रोटी हजम नहीं होती। अब जो बात आपने रखी है, जिस बात के वादे इरादे जताए जा रहे हैं, थोड़ा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो किस तरीके से, और हम पहले से थोड़ा सा तुलना भी करते हैं उसकी। जैसे 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस समय पे भी रोज़गार की बात सामने आई थी। बेरोजगारी भत्ता बड़ी तादाद में लोगों को दिया गया और पारदर्शिता भी उस समय रखी गई। इस तरीके की दावे भी हैं। 10 लाख नौकरियां हर साल आप देंगे, ये रोजगार पैदा कहां से होगा? जरा हमारी जनता को भी बताइए कि उनको माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब आपकी सरकार बने तो ऐसा ना हो कि 10 लाख जॉब जो आएंगी वो किन जगहों से? ये सवाल आप जब कर सकते हैं जब हम सरकार के पहले साल 10 लाख नौकरी ना दें। आप ये सवाल करो, जो 15 लाख का वादा, 2 करोड़ की नौकरी, किसानों की आय दुगनी, उनके 5 साल पूरे हो गए, वो कितने खरे उतरे अपने वादों पर? लेकिन हम लोग, मैंने पहले ही कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो वादे 2011 में 12 में सरकार आने से पहले किए थे, सरकार आते किए या नहीं? आप एक वादा बता दो जो उन्होंने अपना पूरा ना किया। ठीक है, एक बात इस देश में अगर जो कोई नेता वादा करता है और उसको पूरा करता है तो वो सिर्फ एक ही नाम है, श्री अखिलेश यादव। एक चीज और कही गई है, उसको भी जरा हम क्लेरिफाई करने। देखिए, ऐसा है कि चर्चा 2 तरीके से हो सकती थी। एक तो ये होता कि हम बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सारे लोगों को एक साथ लेते और इनका सवाल उछलता, हम बीजेपी से हमारा सवाल नहीं उछलता, हमारे तो सीधी जनता के सवाल हैं। ठीक है, ये भाजपा के लोग जब भी नहीं आ रहे कि ना तो हमारे सवालों का क्या जवाब देंगे, जनता के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, जब भी वो आपकी डिबेटों में से, आपके प्रोग्रामों में से भाग रहे हैं। ठीक है, नहीं, उनका भागने का कारण यही है कि जनता के सवालों का जवाब नहीं है। जनता पे आज के टाइम में उनसे पूछने के लिए इतने सवाल हैं कि वो एक जवाब नहीं देंगे। ये तो कुछ चैनलों ने उन्हें जिंदा रख रखा, नहीं तो उनकी कन्वेंसिंग बस्ती, मोहल्लों, गाँव में जनता उन्हें घुसने नहीं दे। अभी तो हमारे साथ वाजिद साहब हैं और जो सवाल हैं जाहिर सी बात है मेरे पास वाजिद साहब के लिए होंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ आपके सवाल जवाब देने के लिए। भाई साहब, एक बात और आई है, जो जनगणना की बात है, जातीय जनगणना की बात है, 3 महीने में, और बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ये जातीय जनगणना, और इसमें ऐसा भी नहीं है, मतलब इसका तरीका भी है।
आधार है और वोटिंग कार्ड है, ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए सरकार के अंदर बैठे हुए मुख्यमंत्री के पास पावर होती है, करेंगे क्या उसका? अरे जो मांग है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज कुछ लोग 5 साल में सरकार का फायदा उठाया और जिनकी आबादी ज्यादा है उनको कुछ नहीं मिला। जैसे तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे आप किसको मतलब किसको कह रहे हैं कि हक नहीं मिला? बैकवर्ड हैं, एससी हैं, अल्पसंख्यक हैं, सब आते हैं उसमें, उनको मिलेगा। उनकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से उनकी भागीदारी, चाहे नौकरी में, चाहे सत्ता में या रोजगार में, हर चीज में उनकी भागीदारी बढ़ के मिलेगी। अच्छा, एक चूंकि एक जिक्र अभी वाजिद साहब ने किया, ये देखिए जाति, ये सवाल इसलिए था कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये समझें कि समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव जातीय जनगणना की बात करते हैं या जातीय आंकड़ों की बात करते हैं तो उसके पीछे मंतव्य क्या है? नहीं, आप ये किस तरीके से चीजों को करने वाले हैं? सवाल से भाजपा वाले क्यों भगते हैं? ठीक है, वो भाग रहे हैं। जनगणना वाले सवाल से भाजपा वाले क्यों भगते हैं? क्यों इस पे गारंटी नहीं देते? ये सवाल, ये बात सपा की तरफ से आई तो सपा से ही इस बात को हमने और लोगों लगा। मैं एक चीज जनता से ये जानना चाहूंगा, अगर आप लोगों में से कोई बता पाए, जब अल्पसंख्यकों का जिक्र आता है, हमारे देश में कितने समाज ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक में हैं? आप बता सकते हैं? बताइए। सिख समाज आता है, जैन समाज आता है, मुस्लिम समुदाय आता है, बौद्ध। नहीं, आप रुक जाइए भाई साहब, जनता की बात है प्लीज। नहीं, सिख समाज आता है, अल्पसंख्यक समाज, जैन समाज आता है, मुस्लिम समाज आता है, बुद्ध समाज आते हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग आते हैं। इन लोगों को छोड़ के अगर अल्पसंख्यकों की बात करती है भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करती है मुस्लिम समाज को। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो देश में जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसको तोड़ने का काम कर रही है भाजपा। जनता आज की डेट में, मैं युवा हूँ, मैं अपने लिए नौकरी चाहता हूँ, मैं अपने लिए 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को पालने के लिए घर में इनकम चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। वो भाजपा ना दे पा रही है और ना ही देगी कभी। ये नौजवानों की मांग है, ये अपने आपके चैनल के थ्रू से नौजवानों से, ये भाजपा से, ठीक है। मैंने ये सवाल जनता से इसलिए किया क्योंकि वाजिद साहब अक्सर ऐसा होता है जब भी अल्पसंख्यकों का नाम लो वो तुरंत ये होता है कि केवल एक को टारगेट हो जाता है। हमारे देश में 6 समुदाय हैं ऐसे जो अल्पसंख्यकों में आते हैं। पारसी हैं, बौद्ध हैं, उनका कोई नाम नहीं लेता। तो ये और ठीक ठाक आबादी और ठीक ठाक आबादी में जैन भी हैं इसमें, ठीक ठाक आबादी में है। तो ये जो जातीय जनगणना होगी वो तो एक तरफ है, वो एक हिस्सा हो गया, उस पर मैं सवाल ले चुका हूं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो अल्पसंख्यक हैं, क्या उनके लिए भी आपके दिमाग में या सपा के पास में कोई रूपरेखा है, कुछ सोचा है उसको? देखिए, क्योंकि चुनाव में जा रहे हैं तो ये सवाल बनता है। नहीं, ये इसका जवाब ये प्रदेश का और राष्ट्र का की जो गाइडलाइन तैयार होती है, हमारी केंद्रीय कमेटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। इस सवाल का जवाब प्लान वो करते हैं, वो जमीन तक पहुंचता है, तब हम लोग बता पाते हैं। आप सियासी हैं, आप अपने स्तर से क्या देखते हैं? मतलब अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है, मुसलमानों के लिए तो तमाम बातें हो जाती हैं, जहां आप खड़े हैं वहां से आप बाकी 5 लोगों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको मैं राजनीति से हटके बात करूं तो भाजपा ने इन 5 बिरादर का हक खाया है। आप राजनीति से हट भी रहे हैं, पहले ही शब्द मैं इंसानियत की बात नहीं, जो बात है वो कहूंगा ना। भाई केंद्र में किसकी सरकार? मैंने नहीं कहा, ये नेताजी कह रहे हैं। यूपी में किसकी सरकार? सवाल आप किससे करोगे? अगर जो कोई किसी जाति को कुछ देगा तो सरकार ही तो देगी, तो सरकार से ही तो सवाल होंगे। मैं जनता के बीच, बाजी साहब आप हमारी भी बात समझो। हमेशा इन 5 लोगों की अनदेखी की गई है। हाँ, मैंने वाजिद जी से जवाब मांगा है इसके लिए। सिर्फ भाजपा ने एक मुखौटा दिखाने का काम किया तो मुसलमानों को दिखाया, जबकि अल्पसंख्यक आयोग अगर जो बनता है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ आता है, नौकरी आती है, तो वो जाहिर सी बात है ये 5 भी उसमें आवेदन करने का हक रखते हैं और हक पाने का हक रखते हैं। तो ये हमेशा भाजपा ने जनता को मिसगाइड किया, अल्पसंख्यकों के नाम पे सिर्फ ये आईना दिखाने का काम किया कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान। ठीक है, हमने इस दौर की भी चर्चा में तमाम सवाल जवाब वाजिद साहब से किए हैं और जनता के बीच में भी हमने अलग अलग विषय उठाए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको लेकर के नेताजी को नहीं अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं, मुझे आपका सब अच्छा लगा, कोई एक सवाल आपका बुरा नहीं लगा मुझे। जो जनता आपके सारे सवाल अच्छे थे, लेकिन देखिए जब चुनाव खुलता है
चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए मेरे लिए इस कुर्सी पर, इस सोफे पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो खुले मैदान में है। जाहिर सी बात है कि हम सरकार से सवाल जवाब लेंगे और हम लेते भी हैं, सरकार चलते में लेते हैं। आज हम चुनाव में जा रहे हैं। अगर मैं सपा से या कांग्रेस से या बसपा से ये न पूछूं कि आप बताइए अल्पसंख्यकों के लिए आप क्या करेंगे, या जाति जनगणना आप कराने वाले हैं उसका क्या करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या करेंगे। आपको पता हो सकता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारी यहां पे बैठी हुई जनता जागरूक हो सकती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा। आज वाजिद साहब ने 2-4 बातें उसमें जोड़ी, कुछ जनता के बीच से बात आई। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यहां समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के भी हो सकते हैं, वो अपनी पार्टी, अपने नेता का समर्थन करेंगे, किसी पार्टी के लिए गुस्सा भी दिखाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब रुक जाओ यार, अपने आपने बहुत बात करी है। तो ये जिस तरीके की स्थितियां हैं, उसमें खुले हुए चुनाव में जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं, जब चुनाव खुल जाए तो जनता के पास इस तरीके का मौका बनता है कि वो उनके सवाल मैं शुरू से ले रहा हूं, उनके खत्म भी नहीं होंगे। तो ये जो है चीज मैं पहले आपसे कह चुका हूं, अगर आपको, मैंने पहले कह दिया आपको, अगर आपको दिक्कत है तो आप इस चर्चा का बहिष्कार करके जा सकते हैं। धन्यवाद। आप बहिष्कार करके जा सकते हैं। धन्यवाद। अब आप बैठ जाइए। तो जिस तरीके से ये सवाल जवाब का दौर चलता है, जिस तरीके से बातें आती हैं, जब चुनाव का मैदान खुले तो उसमें जो सामने बैठे हुए नेता हैं उनके लिए सवाल जरूर तैयार रखिए, और मौका आए तो उनसे पलट करके सवाल पूछिए, तभी सरकार बनने पर आप उनसे हिसाब किताब कर पाएंगे, जो दरअसल आज आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज इंडिया के बहुत सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के इस हिस्से के लिए।